हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम लवर्स पर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को सबसे पहले मैं बता दूं कि आज की जो न्यूज होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग और एग्जाम ओरिएंटेड है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 जिसकी घोषणा कर दी गई है और 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 में दिए जाएंगे। इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी बनी कि आखिर क्यों के शैलजा ने इसको लेने से मना किया। इसी पर आज का ये सेशन रहेगा। कंट्रोवर्सी कैसे हुई, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया जाता है, रेमन मैग्सेसे कौन थे, और भी ढेर सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सबके बीच में डिस्कस करूंगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास को मैंने जो लाइव की थी वो लाइव मैनेज नहीं हो पाया, इसलिए मैं इसको रिकॉर्डेड मैं आप सबके बीच उपलब्ध करा रहा हूँ। चलिए समझते हैं। और हाल ही में जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो 4 लोगों को दिया गया है। स्क्रीन पर उनका आप नाम देख रहे होंगे। और ये 4 जो हस्तियां हैं वो अलग अलग कंटिनेंट से नहीं है, वो सिर्फ एशिया से है। यहाँ पर आपको याद रखना है क्योंकि ये एशिया का पुरस्कार है। पुरस्कार जो 4 हस्तियों को दिया गया है उनमें से पहले सोफियाना चिम, तदाशी टोरी, बर्नार्ड मैट्रेट और गैरी बेंचिम। ये 4 व्यक्ति हैं, अलग अलग कंटिनेंट से नहीं, सिर्फ एशिया से है। ये भी याद रखना है क्योंकि ये जितनी भी कंट्रियां हैं ये सभी एशिया में आती है, चाहे कोरिया हो, चाहे जापान हो, चाहे फिलीपींस हो या फिर इंडोनेशिया। तो ये 4 लोगों को दिया गया है। यहाँ पर होना चाहिए था 5, है ना। लेकिन यही कंट्रोवर्सी है कि सिर्फ 4 ही लोगों को पुरस्कार दिया गया, 5वें व्यक्ति एक सैलजा थे जिन्होंने लेने से मना किया है। तो चलिए इसी को समझेंगे आगे। और सोथियाना चिम, है ना, ये कंबोडिया आप जानते हैं, कंबोडिया वही जहाँ पर कंकार पानी का मंदिर है। जापान बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि काफी डेवलप कंट्री एशिया की, और यहाँ पर बहुत सारे लोग समाज के क्षेत्र में काम करते रहते हैं। फिलीपींस यहीं पर चावल अनुसंधान केंद्र है। और इंडोनेशिया जकार्ता जिसकी कैपिटल है। ये 4 लोगों के नाम आप देख लीजिए। इनका मैं चित्र आपको दिखाने वाला हूँ। ये चित्र यहाँ पर आप देख लीजिए। 64 रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ग्रेटनेस ऑफ स्प्रेड बियॉन्ड बॉर्डर्स, है ना। ये 4 व्यक्ति हैं और अलग अलग देश से हैं और अलग अलग इनके काम है। सोफिया ये कहाँ से है आप देख लीजिए। तदाशी हटोरी, बेर्नार्ड मैट्रेट, गैरी वेंसार्ड। देखिए सबसे पहले ये कंबोडिया से है, कोरिशियम। तदाशी हटोरी ये आपके जापान से, ये आपकी फिलीपींस से है, और ये आपके इंडोनेशिया से। 4 व्यक्ति हैं, इनके चारों की अलग अलग कंट्री है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब ये तो हो गए इनके 4 व्यक्तियों के नाम। 64वें रेमन मैग्सेसे अवार्ड है, तो आप याद रखिएगा ये 2022 में 64वें नंबर पे पुरस्कार की घोषणा की गई। अब चलिए देखते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसको एशिया का नोबेल कहा जाता है, क्या एशिया का नोबेल, है ना। एशिया का नोबेल कहने का मतलब है कि एशिया में ये जो पुरस्कार है सबसे बड़ा पुरस्कार है। जिस नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और उसी तरह एशिया का ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। दूसरा, यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे, याद रखिएगा ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट इसको याद रखिएगा, 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे जिनकी याद में दिया जाता है। तीसरा पॉइंट इसमें समझिए कि 1957 में इसकी स्थापना की गई। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1957 में स्थापित किए गए थे। और पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशिष्टता हासिल की, यानी जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ विशिष्ट काम किया हो। उसी के लिए एशिया के अंतर्गत जितने भी कंट्री हैं उनके लोगों को पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार की स्थापना में अमेरिका के रॉकफेलर सोसाइटी का भी अपना एक विशेष योगदान रहा। सबसे बड़ी चीज है इन पुरस्कारों की जो घोषणा है मैग्सेसे के जन्मदिन 31 अगस्त को की जाती है। इसको आप याद रखिएगा, मैग्सेसे की जन्म तिथि 31 अगस्त है और उसी 31 अगस्त को इसकी घोषणा की जाती है। इसमें पॉइंट नंबर थर्ड 1957, पॉइंट नंबर 4 रॉकफेलर सोसाइटी,
पॉइंट नंबर 5, 5 पॉइंट इससे बनते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से। एशिया का नोबेल कहा जाता है। 1957 में इसकी स्थापना हुई। फिलीपींस यानी जिसकी कैपिटल मनीला है, उसके 7वें राष्ट्रपति हुए। 1953 से 57 तक इनका समय रहा। 1953 से 1957 में इनकी विमान दुर्घटना में मौत हो जाती है। उसके बाद इनकी याद में इस पुरस्कार की घोषणा की गई। अमेरिका के रॉकफेलर सोसाइटी द्वारा इसका साथ में सहयोग किया जाता है और 31 अगस्त को इसको देने की घोषणा होती है। ये आपके कितने 5 पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। ये जो पुरस्कार है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने 6। अब ये 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं हम लोग देखेंगे। सरकारी सेवा, गवर्नमेंट सर्विस, सार्वजनिक सेवा यानी पब्लिक सर्विस, सामुदायिक नेतृत्व कम्युनिटी लीडरशिप, पत्रकारिता, साहित्य एवं सृजनात्मक संचार कलाएं, शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, उभरता हुआ नेतृत्व। यानी 6 क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता है। इसको आप याद रखिएगा कितने 6 क्षेत्रों में। और ये 6 क्षेत्र आपको यहाँ पर डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ। ये 6 पॉइंट है। सरकारी सेवा, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य एवं सृजनात्मक संचार कलाएं, शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, उभरता हुआ नेतृत्व। इन 6 क्षेत्रों में आप विशिष्ट काम करेंगे। एशिया के रहने वाले आपको जरूर कहीं ना कहीं एशिया का नोबेल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। तो रेमन मैग्सेसे क्या है, उनका भी हम लोग जीवन थोड़ा सा समझ लेते हैं उनके बारे में। रेमन मैग्सेसे 1953 में फिलीपींस के राष्ट्रपति बनते हैं और मैग्सेसे के प्रशासन के वर्षों को फिलीपींस के स्वर्ण वर्ष के रूप में, यानी 1953 से 1957 तक मैंने समय बताया, 4 वर्ष का ही उनका जो समय है फिलीपींस के प्रशासन में स्वर्ण वर्ष के रूप में जाना जाता है। और ये इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी उदारता और कृषि सुधारों में विशिष्ट योगदान दिया। देखिए कोई भी नेता हो या कोई मंत्री विधायक, वो एक वर्ष में ही बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन करने की उनके अंदर इच्छा हो। देखिए हमने 4 वर्ष तक शासन किया और 4 वर्ष में ही वो वहां का एक विशिष्ट और उनके जो इरा को टेरियो को स्वर्ण वर्ष के रूप में जाना जाता है। और वो एक्टिव कब हुए, उनकी पहचान फिलीपींस पर जब जापानी कब्जे के दौरान कम्युनिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई। उस दौरान इनको उभार होता है और वहां पर खूब आंदोलन नाम से एक आंदोलन चल रहा था। जैसे भारत में बहुत सारे आंदोलन चले जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में था। असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। तो ऐसे ही वहां पर खूब आंदोलन चला और उसके द्वारा फिर जापानियों ने वहां पर क्या फिलीपींस को छोड़ दिया। उसके बाद खूब आंदोलनकारी फिलीपींस के किसानों के हक में लड़ाई, यानी जो किसानों के हक की लड़ाई थी, वहां के खूब आंदोलनकारी थे, किसानों के लिए लड़ने लगे। उनमें से रेमन मैग्सेसे बहुत ज्यादा चर्चा में रहे और मैग्सेसे ने इन हिंसक आंदोलनकारियों का दमन किया। लेकिन अब जो हिंसक के किसान की लड़ाई लड़ रहे थे, उनका दमन करने का काम बताया सोर्स के माध्यम से कि मैग्सेसे ने हिंसक आंदोलनकारियों का दमन किया। यानी जो लोग हिंसा के माध्यम से भूख आंदोलन ऊपर ले जा रहे थे, बढ़ा रहे थे किसानों की आवाज को, उसको दबाने का काम किया इन्होंने। और इसीलिए इनको कुछ लोग पसंद नहीं करते जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग। साथ ही साथ मैग्सेसे अमेरिका के बहुत करीबी थे, यानी अमेरिका से मैग्सेसे के बहुत अच्छे संबंध थे। और भूख आंदोलन के दौरान एक चर्चा में आई जब इन्होंने वहां के भूख आंदोलन कर रहे किसानों की जो अहिंसक आंदोलन होना चाहिए वो हिंसक था और हिंसक आंदोलन को इन्होंने दबाने का काम किया। तो ये है रेमन मैग्सेसे। वो मैंने रेमन मैग्सेसे के बारे में बताया। अब ये जो आप देख रहे हैं कि आखिर क्यों के सैलजा ने इस पुरस्कार को लेने से मना किया। तो के सैलजा, इससे पहले आप समझें, ये केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री था और इनको नॉमिनेट किया गया, लेकिन इन्होंने अवार्ड लेने से मना किया। ये कम्युनिस्ट पार्टी की इससे पहले की कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं, उन्होंने अवार्ड लेने से मना किया। अभी आपने पिछले वर्ष ही नाम सुना होगा बुद्धदेव भट्टाचार्य को, उन्होंने भी पुरस्कार लेने से मना किया था। उससे पहले कई ऐसे वाकया हुए जब कम्युनिस्ट विचार के लोग पुरस्कार लेने से मना करते हैं। वो उनका अपना पर्सनल व्यू है, इस पर हम लोग विचार नहीं करेंगे। लेकिन पॉइंट बन रहा है तो आखिर किस कारण से उन्होंने मना किया, उनकी पार्टी के और उनके कर्म लोग जान।
यहाँ पर मना करने का रीजन बताया गया है और 3 रीजन है। इसमें से पार्टी की जो महासचिव, कम्युनिस्ट पार्टी की जो महासचिव सीताराम येचुरी काफी चर्चा में रहते थे और उन्होंने कहा कि 3 कारणों से इस पुरस्कार को लेने से मना करते हैं। पहला, उनकी पार्टी का कहना है कि जो स्वास्थ्य की, जो केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी पहल थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उस पहल में वो स्वयं अकेली न होकर के उनके साथ केरल सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी मिली-जुली लोगों की सफलता है और इसीलिए किसी एक व्यक्ति को इसका श्रेय नहीं दिया जाना चाहिए और इस कारण से उन्होंने इस पहले तर्क को न दिया और इसलिए पुरस्कार को लेने से मना। साथ ही साथ दूसरी दलील थी उनकी कि ये अवार्ड किसी भी एक्टिव राजनेता को नहीं दिया, यानी एक्टिव जो राजनेता उनको नहीं दिया गया। अब भाई एक्टिव है, इनएक्टिव है, काम अच्छा किया है तो उनको दिया जाना चाहिए, उनके अपने तर्क। तीसरा, शैलजा सीपीएम की सेंट्रल कमेटी की सदस्य है, यानी शैलजा एक्टिव राजनेता और पार्टी की निर्णय वाली संस्था है जो सेंट्रल कमेटी होती है सीपीएम की। अब वो राजनीति में भी सक्रिय है और इसलिए जो लोग राजनीति में सक्रिय होते हैं उनको पुरस्कार नहीं दिया जाता। तीसरी दलील देख लेते हैं, उन्होंने तीसरी दलील क्या दी, सम्मान फिलीपींस के जिस नेता रमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है उनका वामपंथियों के पूरे पीड़न का इतिहास। ये तीसरा पॉइंट था, मेन पॉइंट। बाकी के ऊपर के पॉइंट पर उसको लीपापोती करने के लिए बता दिए, है ना, होता है उनका मैटर है। लेकिन ये बात सही है कि जो हुक आंदोलन था उसको दबाने का काम किया, लेकिन वो हिंसक था, है ना। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इसलिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार की जो घोषणा हुई उसके बाद इसका उन्होंने मना कर दिया, यानी विरोध किया कि हमको इस पुरस्कार का किसी प्रकार से स्वागत नहीं करना है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार लेने से हम मना करते हैं। क्यों? क्योंकि वामपंथी है और वामपंथियों का ही रमन मैग्सेसे द्वारा बताया जाता है पीड़न किया गया और यही कारण था कि सैलजा ने पुरस्कार लेने से मना किया। तो चलिए, ये थी इंफॉर्मेशन। ये चित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है के सैलजा जो केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे और फिलहाल में विधायक 2022 के बाद से। कारण कोई भी रहा हो, इतनी अच्छी स्वास्थ्य मंत्री थी तो उनको दोबारा से मंत्रालय दिया जाना चाहिए था, अब नहीं दिया गया। लेकिन फिलीपींस की जो संस्था है रमन मैग्सेसे उसको लगा कि हमको पुरस्कार देना चाहिए, मना कर दिया। अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग जानकारी जान लेते हैं। भारत में बहुत सारे लोग हुए जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार समय समय पर दिया जाता रहा है। 1958 से जब इसकी देने की शुरुआत हुई तभी से 1958 से सबसे पहले विनोबा भावे को मिला है। विनोबा भावे भारत की तरफ से पहले व्यक्ति थे विनोबा भावे, जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार करंट अफेयर्स में आए या ना आए, स्टैटिक जीके में ये पूछा जाता है पहले व्यक्ति कौन थे जिनको एशिया का नोबेल या रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, तो ये विनोबा भावे। ये चित्र आप देख रहे हैं बीच यहाँ पर 2019 में रवीश कुमार जी को मिला था, एनडीटीवी के पत्रकार हैं, अच्छे से जानते होंगे प्राइम टाइम शो के लिए। ये दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल जी, इनका नाम मैंने बता दिया, ये विनोबा भावे है। और ये है किरण बेदी, जानी मानी आईपीएस अधिकारी किरण बेदी, इनको भी रमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया। अभी डिस्प्ले में 4 व्यक्तियों के नाम देख रहे हैं तो आप ये अंदाज न लगाएं कि भारत के सिर्फ 4 लोगों को मिला है। आई होप भारत के लगभग मैं मानता हूँ कि कम से कम 40-50 लोगों को मिला होगा। एक्यूरेट आंकड़ा तो शायद मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत सारे लोगों को मिला है। और 2019 में इनको मिला था लेटेस्ट, 2022 में मिला था के सैलजा को, उन्होंने लेने से मना किया। और अंतिम देखा जाए तो 2019 का भी माना जाएगा, पहला 1958 में किरण बेदी, विनोबा भावे, अरविंद केजरीवाल जी, रवीश कुमार और भी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं कई सारे हुए, उनको भी पुरस्कार दिया। तो यानी रमन मैग्सेसे एशिया का नोबेल पुरस्कार है, यानी एशिया की जो विशिष्ट लोग होते हैं, विशिष्ट काम किए होते हैं, उनको एक पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए, ये थी रमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित डिटेल इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा
मानव विकास सूचकांक जो कि जारी कर दिया गया है। आखिर मानव विकास सूचकांक में भारत की दर क्यों गिर रही है और इस वर्ष भारत की रैंकिंग क्या थी, कैसे मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है, कौन सी संस्था इसके लिए जिम्मेदार होती है, इस सभी पॉइंट्स में आने वाले अगले सेशन में जो आपको डिस्कस करूंगा। तब तक जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ और अपना कमेंट करके जरूर दीजिए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, तो इन्फॉर्मेशन यदि आपको लगता है तो अपने साथियों तक इसको जरूर शेयर करें। जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू एग्जाम लवर्स, ए पार्ट ऑफ लिटरेचर लवर्स। कल जो क्लास थी उस पर मैंने डिस्कस किया था, डे बाई डे 8 बजे सेशन होता है आपका, है ना। तो 8 बजे सुबह आप जरूर जुड़ा करिए और करंट अफेयर्स के बहुत शानदार जो टॉपिक होता है उसको मैं लेकर आता हूँ, ताकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड और इंफॉर्मेशन के माध्यम से आप बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकें। चलिए कल मिलेंगे फिर से 8 PM पर, सॉरी 8 AM पर। तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू ऑल।